हम लोगों ने 45 क्वेश्चन तक अभी कर लिया था प्रैक्टिस सेट 2 में। तो टोटल हम 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, ये जो टेस्ट टो सीरीज का है घटना चक्र का, तो अभी तक 45 कर लिया था। तो अभी 10 क्वेश्चन इसके बाद इसके डाटा इंटरप्रिटेशन के हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि जो सभी प्रैक्टिस सेट का मिला के लगभग जो 100 क्वेश्चन हो जाएगा वो एक साथ हम कर लेंगे। ठीक है, और चूंकि ये प्रैक्टिस सेट 2 में या तो हम एक साथ ऐड कर देंगे इस वीडियो को, नहीं तो प्रैक्टिस सेट 2A और 2B करके अलग अलग हो जाएगा। तो जैसा भी होगा, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। ये स्टार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 है। ये देखिए कि लिखा है वाक्य, शुद्ध वाक्य चुनना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। है देखो, वाह इन्वर्टेड का मुंह, कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, तो बी हो सकता है क्या? अब आपको दिमाग लगाना है। हाँ, बी हो सकता है। बी हो सकता है क्योंकि बी में जो है लिखा है, डॉट लगा है, वो नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसे गलत हो गया। और सी में कॉमा का यूज हुआ है। ठीक, विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं हुआ है। डी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 56 का बी। अब हम लोग चलते हैं, घोटक का सही तद्भव चुनिए। 57 घोटक। घोटक का सही तद्भव क्या होगा? घोटक का सही तद्भव शब्द क्या होगा? तो घोटक का हो जाएगा घोड़ा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 पे बहुत फास्ट करना है क्योंकि 10 कर लेना है। तो 10 कर लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और हो सकता है कि 25 तो इस क्वेश्चन आ भी जाए इसमें से। ऐसा नहीं है, बहुत होते हैं 1000 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 58 क्या है? ये देखो कि महानगर महापौर महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? बताओ। कार्यालय पत्र, महापौर, बताओ 58 का होगा। तो इसमें आप जो है अनुमान लगाइए कुछ। तो सीधी सी बात है, महापौर महानगर पालिका को कार्यालय पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक, चलो अब हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 59। देखो, जिस जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? बताओ। बताओ कौन सा होता है? ठीक, तो उसमें होता है बहुव्रीहि समास होता है। कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे सूल पाड़ी, सूल पाड़ी, सूल है पाड़ी, पाड़ी माने हाथ में जिसके। ठीक, अर्थात स्यू। जैसे सूल पाड़ी मतलब सूल है हाथ में जिसके, अर्थात स्यू। तो चलो क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 60। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, है। यही वह बच्चा है जो कल गिर गया था। ठीक, शाम हुई और गाय घर लौट आई। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तो बताओ कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा शाम हुई और गाय घर लौट आई। सी हो जाएगा। ठीक, चलो सही देखो निम्नलिखित में से, ये है क्वेश्चन नंबर 61 है। कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सम का विषम होगा, है? होगा। समष्टि का व्यष्टि होगा, बताओ। समर्थक का विरोधी होगा, बताओ। कौन सा सही नहीं है?
सदाचार का दुराचारी होगा कि सदाचार का दुराचार होगा, बताओ। ये होगा, यही विलोम में सदाचार का दुराचार होगा, ना कि दुराचारी। सदाचारी का दुराचारी होगा, मतलब देखो मात्रा के अंतर की वजह से विलोम शब्द बदल जाता है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 62। यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। ठीक। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या चाहना। ये थोड़ा सा है कि इसको हम लगा देंगे डी, थोड़ा सा है इसमें दम, इस मुहावरे में थोड़ा सा नहीं बहुत दम है, कंफ्यूज कर देगा। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 आ गया कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, बताओ। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा है 63 में? तो इसमें स्त्रीलिंग है, कव्वाली में स्त्रीलिंग है। ठीक। अब हम लोग चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये सही है। महत्वाकांक्षा गलत है, महत्वाकांक्षा ये सही है, महत्वाकांक्षा ये गलत है, ये भी सही हो जाएगा। महत्वाकांक्षा 64 साफ साफ पता चल रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ ये है थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 रा का विवरण है, 65 है क्वेश्चन नंबर। रा का विवरण क्या है? ए वर्ष लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन, वर्ष पार्श्विक सघोष महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण महाप्राण। एक तो पहली बात यह है कि रा, पहली बात तो पकड़ना है कि ये महाप्राण है कि अल्प प्राण है, यार अल्लाह उसमें व्यंजन है कि नहीं है। ठीक। ये सब चीज़ें अगर ध्यान हो तो भी, कुछ एक आध चीज़ भी पता हो तब भी मामला बन जाए। ठीक। तो ये अल्प प्राण है सबसे पहली बात। ठीक। और ये आंसर हो जाएगा पहला, आंसर हो जाएगा पहला, ये ए। रा जो है लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है, वत्स है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक, ठीक, वर्कशीट्स का संग्रह होता है। 66 का बताओ। हाँ, वर्क सीट का संग्रह होता है, वर्कबुक वर्कशीट्स का संग्रह होता है। चलो क्वेश्चन नंबर है, देखो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? बताओ। फाइल वायरस हो सकता है, बताओ जल्दी से, है कि माइक्रो वायरस? इसमें से तो होगा ये माइक्रो वायरस। ठीक। ये माइक्रो वायरस ना, कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे इसे एडिट करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। माइक्रो वायरस दस्तावेज, स्प्रेडशीट और डेटा फाइलों में पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो ये शब्द लिखा है, देखो शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी एआई किसने गढ़ा था? जॉन मैकार्थी ने गढ़ा था, 68 का क्या होगा? हाँ, 68 का एक ही सही होगा, जॉन मैकार्थी ने गढ़ा था। ठीक है। चलो 69 का होगा, लिखा कीबोर्ड का उपयोग करके किसी 69 किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? 69 कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य क्या है? 69 का क्या होगा? ये हो जाएगा फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा इसका ऑप्शन। देखो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, तो इसको थोड़ा सा ना डी हो जाएगा।
तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। ये देखो 69 है, तो इसमें क्या कहना है, समझने वाली बात है कि डायलॉग बॉक्स या मेनू में टैब कुंजी का उपयोग अगले नियंत्रण तत्व यानी कंट्रोल एलिमेंट या विकल्प, ठीक, जैसे बटन हो गया, टेक्स्ट फील्ड हो गया, पर फोकस को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ऑप्शन ही पूछा जा सकता है। फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70, किसी वेबसाइट का परिचालक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? टूल पेज, होम पेज, टाइटल पेज, टेक्स्ट पेज, क्या कहते हैं? ठीक, बताओ। उसे कहेंगे होम पेज, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं 71। कंप्यूटर सिस्टम के कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच मूल अंतर क्या है कंप्यूटर सिस्टम के? ठीक, अब देखो 71 है, क्या है भैया ये? देखो, क्या कोल्ड बूट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, जबकि वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। बताओ कितना अच्छी बात है। कोल्ड बूट जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, और वार्म बूट इसे रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 72 पर। 72 लिखा है, अगर कि डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से ईथरनेट का, हब का, मल्टीप्लेक्सर का, मॉडेम का, ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है। बताओ किसका प्रयोग किया जाता है? नहीं, इसमें किया जाता है मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। चलो, फोरट्रान क्या है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाला लिंक है। तो ये तो जान लेते हैं कि डी तो ऐसे गलत हो गया, इसका कोई संबंध ही नहीं है, और 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा ये भी नहीं है। ठीक, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, बताओ। हाँ, ये फोरट्रान की पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, फोरट्रान। ठीक है, और इसकी खोज ना प्रोग्रामर के एक ग्रुप द्वारा किया था, जिसका नेतृत्व जॉन बेकस ने किया था। तो फोरट्रान, जॉन बेकस का संबंध जो है फोरट्रान से है, जॉन बेकस ये फोरट्रान से है। और पढ़ते रहिए ऐसे सब, 1000 करके जाना है ये एकदम। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर Alt+Tab, ठीक, Alt+Tab यानी Alt+Tab दबाने का उद्देश्य क्या है? बताओ। 74 क्या होगा, बताओ। ये हो जाएगा सी, ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। 75 क्या होगा? माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 75, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, बताओ। हाँ, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। देखो, MS पावर पॉइंट 2016 या बाद के संस्करण में चरणों, स्टेप्स का कौन सा अनुक्रम सर्वोत्तम रूप से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आरंभ करता है? लिखा है MS पावर पॉइंट 2016 या बाद के संस्करण में, ठीक है, चरणों का कौन सा अनुक्रम सर्वोत्तम रूप से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आरंभ करता है?
तो बताओ, फाइल ये हो जाएगा डी, फाइल न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यही होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, एम एस वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर, ठीक, टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों के सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है? बताओ, थ्रू, टाइट, कौन सा ऑप्शन होगा? बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, स्क्वायर, कौन सा करता है? कहीं स्क्वायर तो नहीं करता है? 77 कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ये सी, बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये हो जाएगा आंसर। चलो अब हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम, 78 हो गया। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला है कि निर्देशों को संसाधित करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी दोनों ही सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जा सकती है। द्वितीयक मेमोरी वोलेटाइल होती है, जिसका अर्थ है बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है, जबकि प्राथमिक मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और डेटा को बरकरार रखती है। प्राथमिक मेमोरी का उपयोग दीर्घकालिक स्टोरेज के लिए किया जाता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी का उपयोग डेटा के अस्थायी स्टोरेज के लिए किया जाता है। तो इसका और कौन सा कथन सही है? 78 का ये कह रहा है, बताओ। ठीक, 78 का क्या होगा? ठीक, 78 का क्या होगा? तो 78 का हो जाएगा डी। ठीक, प्राथमिक मेमोरी तेज होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमी होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है। ठीक, अब इसके बारे में जान लें कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, द्वितीयक, वो नॉन वोलेटाइल होती है, यानी अस्थाई होती है, परमानेंट होती है। प्राथमिक मेमोरी रैम वोलेटाइल होती है, यानी अस्थाई होती है। ठीक, और निर्देशों को संसाधित करने के लिए ये वाला ऑप्शन, निर्देशों को संसाधित करने के लिए जो प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी दोनों को सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जा सकती है। तो ठीक है, सीपीयू द्वारा सीधे प्राथमिक मेमोरी एक्सेस की जा सकती है। ठीक, अतः प्राथमिक मेमोरी तेज होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, जबकि द्वितीयक धीमी होती है लेकिन बड़ी स्टोरेज क्षमता होती है। तो इसको ध्यान रख लेना है। तो धीमी होती है ये, और ये भी ध्यान रखना है कि जो द्वितीयक मेमोरी होती है ना, नॉन वोलेटाइल होती है, यानी अस्थाई होती है, और प्राथमिक मेमोरी वोलेटाइल होती है। चलो, अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम में Alt + टैब का प्राथमिक कार्य क्या है? टास्क मैनेजर को सीधे ओपन करना, खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। बताओ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा ये, खुले हुए एप्लीकेशंस के बीच स्विच करना। 79 का हो गया। अब हो जाएगा 80, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम, पांडा। बताओ 80 का क्या होगा? तो इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें पांडा, सफारी और फायरफॉक्स और क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र के उदाहरण है। और इंटरनेट पर www का प्रयोग जो है, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है ना, www का प्रयोग, ये वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, यहाँ चारों है एक, तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, सब होता रहता है।
अब देखते क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? बताओ 81 का कौन सा आंसर होगा? ये हो जाएगा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा 82 क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा डी, वाराणसी में स्थित है। ये बीएचयू के कैंपस में है। ये भारत कला चित्रकला के विकास में ना इसका योगदान बहुत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, 83। अब 83 में चलो भैया इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी सम्मान रत्न पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्तियों और सूची 2 में अंकित क्षेत्रों में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं। ठीक, तो सबको तो जितने जन इसमें दिए हैं ना, सबको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो और सबको मिलाना है कि कौन किस में माहिर हैं, किस फील्ड में थे। ठीक है, तो उस्ताद विलायत खां सरोद या कथक, बताओ। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा भी था सर उस्ताद विलायत खान जो है किसमें थे? उस्ताद विलायत खां ये सितार में थे। तो हो जाएगा ये चौथा, ए का तो हो जाएगा चौथा ये। ठीक, मास्टर फिदा हुसैन नारसी ये क्या हिंदी अभिनय के थे? बिल्कुल, ये नारसी साहब हिंदी अभिनय से थे। और विलायत खां सितार से थे। सितारा देवी किससे थी? क्या एक कथक से थी? बताओ। हाँ, सितारा देवी ये कथक से संबंधित थे। और बच्चे ज्योतिन भट्टाचार्य तो सरोद से थे। चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध नरसी किस नदी पर अवस्थित है? बताओ 84 का किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा इसका आंसर ए, बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, परीक्षा झांसी में है। परीक्षा बात झांसी में है, ये भी याद रखना है, झांसी में है परीक्षा बात। चलो अभी देखो उत्तर प्रदेश के बजट 2018-19 के बजट का आकार क्या है? तो अभी तो बहुत पुराना आंकड़ा है, तो इसमें जो है कोई बहुत दिलचस्पी लेने वाली बात नहीं, लेकिन चलो आ गया है। तो इसका हो जाएगा 42-83-84, 42-83 42-83-84। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, ये अगर आ गया 18-19 का बजट, चलो कोई बात नहीं, 42-83-84 ये ऑप्शन याद करना। लेकिन जो 2025-26 का बजट है ना, 2025-26 का, वो 80-87-36 है। ठीक, 80-87-36 पॉइंट, ठीक, 06 करोड़ रुपए है। चलो अब हम लोग चलते हैं सूची 1 से सूची 2 मिला देना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 86 है, तो चक्र तीर्थ कहाँ है? गोविंद देव मंदिर कहाँ है? गोविंद देव मंदिर कहाँ है? और सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? बताओ। सलीम चिश्ती की दरगाह ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक, चक्र तीर्थ क्या नैमिषारण्य में है? बिल्कुल नैमिषारण्य में है। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में है। एक चौथा हो गया। गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है। गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन में है। ये अब बौद्ध और जैन मंदिर कहाँ पर है? हैं, बौद्ध और जैन मंदिर ये कौशाम्बी में है। तो इसका भी हो गया। तो हम लोग चलते हैं अब चलो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में क्वेश्चन नंबर 87 है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? गाजीपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, बनारसी। क्या बनारसी हो सकता है? लेकिन बताओ
लगेगा कि नहीं छोटा है, लेकिन है। इसमें सबसे छोटा बनारसी ही है। वाराणसी 87 का हो जाएगा। चलो अब, क्योंकि बनारसी का 1535 है किलोमीटर स्क्वायर, और जौनपुर का 4038 स्क्वायर है, और प्रयागराज का 5482 ठीक किलोमीटर स्क्वायर है। हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर है? नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है बताओ? 88 का होगा। नॉलेज पार्क की स्थापना की कहाँ की गई? क्वेश्चन नंबर 88। लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, वाराणसी में। हमारे साथ साथ देखते चलना है, पढ़ते चलना है। बताओ तो हो जाएगा कि कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। अब देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 89, 89 कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर। बताओ तो ये हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये लखनऊ में स्थित है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध यूपी में नहीं है? अडवा, बदुआ, अहरौरा, बघेलखंड। बताओ बदुआ, अडवा, अहरौरा। तो इसमें कौन सा लग रहा है कि नहीं है? इसमें कौन सा लग रहा है कि नहीं है? तो इसमें है बदुआ। ठीक, क्योंकि बदुआ जो है ना, ये बांका में बिहार है। बा से बदुआ, बा से बांका और बा से बिहार, इस चीज़ को याद रखना। जबकि अडवा बांध जो है ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, ये ए। और अहरौरा भी जो है ये भी मिर्ज़ापुर में है, यानी अडवा अहरौरा दोनों मिर्ज़ापुर में है। और बघेलखंड जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बदुआ जो है बा से बांका, बा से बिहार। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? बताओ। अब 2017 का डाटा है 91 का, लेकिन ये मतलब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। तो लेकिन चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। ठीक, तो 15 से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा 15 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय। ठीक, लेकिन जानते हो ये 18 थे, लेकिन वर्तमान में ना प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ना कुल 22 हैं। अब 22 हैं, ये चीज़ देख लेना। 22 राज्य विश्वविद्यालय हैं मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, जिसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज, ठीक, लखनऊ विश्वविद्यालय है लखनऊ, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। इसे ऐसे है 22 ठी है। वैसे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका नाम याद, उसका अगर वो पता चल जाएगा तो ये नाम ना वो हो जाएगा, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बयान में निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश है? ये क्वेश्चन नंबर 52। बताओ क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा? लखनऊ होगा? बताओ जल्दी से बता दो कौन सा होगा। ये लखनऊ ही होगा इसका। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। इसकी स्थापना ना 8 फरवरी 1962 को की गई थी। ये तो इसको ये याद रखना है 1962। ये तो एकदम थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग भारतेंदु नाट्य पढ़े थे 1975 में हुआ था। इसको भी पता चल गया, तो जब दो ये क्लियर हो गया तो और भी आ जाएंगे। तो अगर एक भी पता हो ना तो बहुत सारी समस्याओं का 90% समस्याओं का हल हो जाता है। अब चलते हैं 93 क्या है? ये देखो, अभी हम लोग पिछले में पढ़ते क्या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? नहीं, 4 में है। कौन है? पूर्वी संभाग, पश्चिम संभाग, मध्य संभाग, बुंदेलखंड संभाग। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है? नहीं, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। पहले में 4, दूसरे में
9। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा न 1 न डी। ठीक, ठीक है। तो ये जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसमें 9 में, इसमें जो है आपका, देखो आपका इसमें जो 9 है, इसमें हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93। ये सुन लीजिए करिए इतना, तो इसे सुनने से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खेल का सामान कहाँ मिलता है, दिया सलाई कहाँ मिलता है, पीतल का सामान कहाँ मिलता है, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है। तो लकड़ी पर नक्काशी हम जो है क्या सहारनपुर में लगा दें, दिया सलाई क्या बरेली में लगा दें, पीतल का सामान क्या मुरादाबाद में लगा दें, और खेल का सामान क्या मेरठ में लगा दें। हो गया, तो हो गया, खेल का सामान कहाँ पे लगा दिए, खेल का सामान मेरठ हो गया, दिया सलाई बरेली में हो गया, पीतल का सामान मुरादाबाद में हो गया, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। बहुत फास्ट करना है एकदम, और सब कर लेना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। आत्माराम गोविंद खेर थे, बताइए, कि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ बी, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। देखो 2 फरवरी 1950 को ना नए संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के अस्थायी विधानमंडल का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ, और यही पुरुषोत्तम दास टंडन प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने। इससे पहले स्वतंत्रता के पूर्व 1937 में ना गठित संयुक्त प्रांत विधानसभा में 31 जुलाई 1937 को पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा अध्यक्ष एवं अब्दुल हकीम उपाध्यक्ष बने थे। जब 1937 में संयुक्त प्रांत विधानसभा जब गठित हुई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 96। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ पे, ढोला लोकगीत कहाँ प्रिय है 96 में, आगरा मेरठ में। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ये, आगरा और मेरठ में। तो ढोला है ये, काली ढोला आगरा और मेरठ में ये है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ये हमको मिलाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हरदोई में है। हाँ, 97 का सी है बिल्कुल, सांडी यही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। बखीरा कहाँ है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य सतकबीर नगर में है। ओखला कहाँ है, ओखला जो है कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक, महावीर कहाँ है, ललितपुर, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्बन क्रेडिट मॉडल किस संस्थान के सहयोग से लॉन्च किया। कार्बन क्रेडिट मॉडल आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर। 98, यही अनुमान लगाएगा आदमी जब उत्तर प्रदेश सरकार कार्बन क्रेडिट मॉडल सीसीएम, तो ये आईआईटी रुड़की 98 का हो जाएगा। मतलब ये कि वैज्ञानिक पद्धति से कार्बन संरक्षण को बढ़ावा देना है। और ये इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है ना, वो सहारनपुर मंडल में शुरू किया गया है। जो लोग चलते क्वेश्चन नंबर 99 लिखा, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ किया गया, कहाँ किया गया बताओ। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का प्रारंभ कहाँ किया गया, ये किया गया वाराणसी। 99 का सी हो जाएगा। ठीक है, नमो घाट से इसको सर्बानंद सोनोवाल ने किया था, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पथ परिवहन। इससे वाराणसी भारत की हरित जल मार्ग पहल में अग्रणी स्थान पर आ गया है, और यह तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर परिवहन उपलब्ध कराएगा। देखो, हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत, ठीक,
हाइड्रोजन ईंधन जो पोत में सेल लगा है, हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत। अब चलो क्वेश्चन नंबर 100 लिखा है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने किस देश को स्वदेशी लोकोमोटिव का निर्यात किया है? सब का मोजाम्बिक। ठीक। BLW बनारसी ने स्वदेशी रूप से निर्मित लोकोमोटिव, देखो BLW ने वाराणसी ने स्वदेशी रूप से निर्मित लोकोमोटिव मोजाम्बिक को निर्यात किए हैं। इससे वैश्विक रेलवे निर्यात में भारत की भागीदारी बढ़ी है। ठीक। इसमें क्या हुआ है कि दिसंबर 2025, अभी बहुत हाल ही की घटना है, दिसंबर 2025 को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने मोजाम्बिक को 6ठा लोकोमोटिव निर्यात किया था और यह 3300 HP क्षमता का AC डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा भैया, प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त हो गया। इसको 2 पार्ट में है, अगर होगा तो एक ही में ही ऐड कर दूंगा, नहीं तो फिर अलग अलग में 2A और 2B करके जैसा संभव होगा। धन्यवाद। फिर अभी प्रैक्टिस सेट तीसरा भी जल्दी आने वाला है। ठीक है, रिवीजन करिए और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, तो जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा।